हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग एनसीईआरटी आधार बैच सामान्य ज्ञान का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम लोग द्रव्य की अवस्थाओं में परिवर्तन, तत्व, धातु और अधातु के बारे में गहन अध्ययन करेंगे। तो जल्दी से सभी लोग तैयार हो जाइए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल सके। देखिए, तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे दूसरा वीडियो। पहला वीडियो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, तो जो नहीं देखे उसको देख लीजिएगा। ठीक है। देखिए, अब बात करें सबसे पहले कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन यानी अवस्था कैसे बदलता है। ठीक है। तो ठोस से द्रव, द्रव से गैस, ये सारी बातें सबको पता है। तो इसी के बारे में हम लोग जो है कंप्लीट चीजें देखेंगे। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे बात किया जाए, ठीक है। देखिए, तो ठोस से द्रव में कैसे आ सकते हैं, तो ये ऊपर का पोर्शन कैसे आएगा, उष्मा में वृद्धि या दाब में कमी करके। उष्मा का मतलब होता है ताप, तो ताप को बढ़ाकर चाहे दाब को घटाकर, दोनों ही कंडीशन में सेम चीजें प्राप्त होंगी। ठीक है ना। देखिए, तो जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो वह द्रव अवस्था में बदल जाता है। इस क्रिया को हम कहते हैं गलन। क्या कहते हैं? इस क्रिया को कहते हैं गलन। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जिस ताप पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है उसे हम कहते हैं गलनांक। क्या कहते हैं? गलनांक। तो गलन और गलनांक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मेल्ट, इसको बोलते हैं मेल्ट पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बोलता था। गलनांक को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना। तो जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो द्रव में बदलता है और इस क्रिया को गलन बोलते हैं। जिस ताप पर ठोस द्रव में बदले उसे बोलते हैं गलनांक। ठीक है। तो चाहे हम गर्म करें चाहे दाब घटा दें, मतलब अगर ठोस पर प्रेशर कम कर देंगे तो लिक्विड में आ जाएगा। ठीक। अब द्रव से गैस कैसे बनेगा, तो जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है, ठीक है, या उसके दाब में कमी की जाती है तो वह गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और इस क्रिया को कहते हैं वाष्पन। क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। ठीक है ना। तो बी जो प्रोसेस हो रहा है वाष्पन हो रहा है। अब अगर गैस को ठंडा करें तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस क्रिया कहते हैं संघनन। ठीक है ना। और यदि द्रव को ठंडा किया जाए तो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इस क्रिया को कहते हैं हीमीकरण। क्या बोलते हैं? हीमीकरण। हीमीकरण का मतलब होता है फ्रीजिंग। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले प्रोसेस उष्मा में वृद्धि करके होंगे और दाब में कमी करके होंगे। नीचे वाले प्रोसेस उष्मा में कमी या दाब में वृद्धि, तो दोनों तरीके हैं। ठीक है। मतलब ठोस को द्रव में बदलना है तो गर्म कर दीजिए या दाब में कमी कर दीजिए। अगर द्रव को गैस में बदलना है तो उष्मा में वृद्धि कर दीजिए यानी गर्म कर दीजिए और दाब में कमी कर दीजिए। उष्मा में वृद्धि का मतलब होता है गर्म करना। ठीक है ना। तो गर्म करके ठोस को द्रव में और द्रव को गैस में बदल सकते हैं और ठंडा करके गैस को द्रव में और द्रव को ठोस में बदल सकते हैं। ठीक है। अब कुछ पदार्थ होते हैं कि जो ठोस से सीधे गैस अवस्था में आ जाते हैं और उस पदार्थ को कहा जाता है ऊर्ध्वपातज। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहा जाता है। अब ऊर्ध्वपातज के उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण आता है, सबसे पहले आता है कपूर आता है। ठीक है। कपूर के बाद नौसादर आता है। नौसादर का सूत्र होता है NH4Cl। ठीक है। आयोडीन आता है। आयोडीन में भी जो है ऊर्ध्वपातन का गुण जो है पाया जाता है। ठीक है। और नेफ्थलीन की गोलियां या नेफ्थेलीन क्यों लिख दें वो भी बात सही है, तो नेफ्थेलीन हो गया एक। ठीक है। और एक अंतिम आता है शुष्क बर्फ। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इतनी सारी बातें हैं। ठीक है। ये ऊर्ध्वपातन का गुण इन सब में पाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक। और इसी घटना को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठीक है। अब कुछ गैस ऐसे हैं कि जिनको ठंडा करें तो सीधे ठोस में आता है और इस घटना को हम बोलते हैं निक्षेपण। ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कुहरा में। कुहरा यानी फ्रॉस्ट। आप लोग कुहरा देखे होंगे, तो कुहरा गैस अवस्था में होता है। अब कुहरा को अगर हम बहुत ही ज्यादा दाब बढ़ा दें, दाब में वृद्धि कर दें या उष्मा में कमी कर दें तो सीधे आ जाता है ठोस में। तो अगर ठोस से सीधे गैस में गया तो ऊर्ध्वपातन। ठीक है।
और अगर गैस से सीधे ठोस में आ गया तो उसको बोलते हैं निक्षेपण। ठीक है। अच्छा, ऊर्ध्वपातन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन कहा जाता है। और निक्षेपण को डीकंपोजिशन। ठीक है ना। चलिए, समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ आते हैं बातें। अब अगर हम बात करें द्रव्य के प्रकार की, देखिए तो द्रव्य के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ मैटर की बात करें, तो द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? सबको पता है कि द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। तो रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया, हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। पहला है तत्व, तत्व यानी एलिमेंट। अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। ठीक है। फिर कौन है? यौगिक। यौगिक यानी कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड की संख्या कितनी है? असंख्य, यानी इनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती कितने कंपाउंड है। ठीक है। और मिश्रण, ये आ गया। तो 3 होते हैं। हम इस वीडियो में तत्व और धातु के बारे में बेसिकली पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं तत्व के बारे में। अब देखिए तत्व क्या है। देखिए तत्व को एलिमेंट कहते हैं। अब तत्व की परिभाषा क्या होगी? तो ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं तथा उन्हें भौतिक व रासायनिक विधि से तोड़ा नहीं जा सकता, वो तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो ऐसे तत्व जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। ठीक है ना। ऐसे तत्व जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं तथा इन्हें भौतिक एवं रासायनिक विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं तत्व। कोई समस्या? ये तत्व हो गए। अब इनके प्रमुख प्रकार की बात करें, देखिए तत्व के प्रमुख स्रोत कहाँ है? तो तत्व के प्रमुख स्रोत हैं वो भूपर्पटी है। भूपर्पटी का मतलब क्या है? पृथ्वी, पृथ्वी के सतह में और आंतरिक भागों में, पृथ्वी के सतह और आंतरिक भागों में जो है ये प्रमुख स्रोत हैं किसके? तत्व के। तो तत्व का प्रमुख स्रोत क्या है? ध्यान रखिएगा, तत्व का प्रमुख स्रोत हो गया भूपर्पट यानी अर्थ क्रस्ट। ठीक है ना। ये तत्व के प्रमुख स्रोत हो गए, ये बातें सब लोग ध्यान में रखिएगा। अब बात करें कि इनके प्रकार की। अब देखिए इनके प्रकार की बात करें तो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि तत्व को प्रकार की बात करें तो पहला हो गया धातु, धातु यानी मेटल्स। अधातु, अधातु यानी नॉन मेटल्स। उपधातु, उपधातु को सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स कहा जाता है। ठीक है। अब उपधातु का मतलब है कि जिसके गुण धातु और अधातु के मध्यवर्ती, ऐसा तत्व जिसके गुण धातु और अधातु के मध्यवर्ती हो उसे उपधातु कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल बता दें आपको, सिलिकॉन, जर्मेनियम जो है उपधातु के सबसे अच्छे एग्जाम्पल माने जाते हैं। ठीक है। धातु अधातु इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं। धातु अधातु तो हम आज ही पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अब बात करें कि धातु के प्रमुख स्रोत अभी हम पढ़े हैं, तो उसमें बताया गया कि भूपर्पटी है। ठीक है। भूपर्पटी जो है धातु के क्या है? प्रमुख स्रोत है। अब देखिए, तो भूपर्पटी में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। अगर कोई पूछे कि भूपर्पटी में, ध्यान रखिएगा ये अक्सर आता है कि भूपर्पटी में पाई जाने वाली सबसे अधिकतम धातु कौन है? एल्यूमिनियम। देखिए, अब हमें प्रकृति से मिलेगा, हमें जो है तत्व कहां से मिलेगा? प्रकृति से मिलेगा। या हमें धातु कहां से मिलेगा? प्रकृति से मिलेगा। अब हम धातुओं की बात करें तो प्रकृति में प्राप्ति, तो प्रकृति में किसकी प्राप्ति? धातु की प्राप्ति। यानी धातु प्रकृति में हमें कहां से प्राप्त होगा? देखिए, तो 2 तरीके से प्राप्त होगा। एक तो होगा मुक्त अवस्था में, नेटिव स्टेट। मुक्त अवस्था का मतलब होता है नेटिव स्टेट। एक होगा संयुक्त अवस्था में, यानी कंबाइंड स्टेट। अब नेटिव स्टेट का मतलब क्या है? तत्व रूप में प्राप्ति, यानी जो धातु है आपको तत्व रूप में प्राप्ति होगा। वो कौन से होंगे? वो जो कम क्रियाशील धातुएं हैं वो आपको मुक्त रूप में मिलेंगे। अब कम क्रियाशील कौन है? तो कम क्रियाशील बेसिकली देखिए हम लोग मानते किसको हैं? हम लोग मानते हैं सोना को, चांदी को और प्लेटिनम को। सोना, चांदी, प्लेटिनम जो है ये कम क्रियाशील होती हैं, तो ये हमें तत्व रूप में प्राप्त होते हैं, मुक्त अवस्था में प्राप्त होते हैं। अब संयुक्त अवस्था में कैसे? संयुक्त अवस्था का मतलब किसी यौगिक में मिलेगा। जैसे कैल्शियम, तो कैल्शियम हो गया CaO,
ठीक है, CaO मिल गया आपको। जैसे चूना पानी में मिल गया कैल्शियम CaOH का टेकन ट्वाइस, जैसे CaCO3, ठीक है। तो कैल्शियम आपको जैसे ये हो गया, ये यौगिक के रूप में मिलेगा, देखिए, तो यौगिक रूप में मिलेगा संयुक्त अवस्था का मतलब, और ये अधिक क्रियाशील होती है, जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया। तो कैल्शियम का एग्जांपल दे तो रहे हैं, जैसे CaO एक यौगिक है, इसमें से कैल्शियम मिल जाएगा। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें मिल जाएगा, ठीक है। CaSO4, तो ऐसे ही बहुत सारे यौगिक हैं, ठीक है। तो जो देखिए मुक्त अवस्था में मिलेंगे वो तत्व के रूप में प्राप्त होंगे, और जो संयुक्त अवस्था में मिलेंगे वो अपने यौगिक के रूप में प्राप्त होंगे, ठीक है। कोई समस्या? अब समस्या ये है कि कौन कौन सी धातुएं कम क्रियाशील हैं और कौन कौन सी धातुएं अधिक क्रियाशील हैं, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, ठीक है। भाई कुछ धातुएं कम क्रियाशील हैं, कुछ धातुएं अधिक क्रियाशील हैं, तो हम कैसे जाने, उसके लिए एक सक्रियता श्रेणी है, परेशान न होइए, इसी वीडियो में हम लोग देख लेंगे। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि धातु की प्राप्ति कैसी होती है प्रकृति में, दो प्रकार से, एक मुक्त अवस्था में, एक संयुक्त अवस्था में। कोई समस्या? मुक्त अवस्था याद कर लीजिए, सोना चांदी प्लेटिनम, ये मुक्त अवस्था वाले हो गए, बाकी सब संयुक्त अवस्था वाले हैं, ठीक। आइए आगे देखते हैं। अब धातु को थोड़ा हम लोग जो है परिभाषित कर लें, धातु को जो है हम लोग क्या कर लें, परिभाषित यहां से कर लिया जाए। अच्छा एक बात बताइए, क्या सबको फ्रेश आ रहा है कि नहीं? हाँ, वीडियो बिल्कुल फ्रेश है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं, मॉडल देखते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। शायद ये भी सही है और वो भी सही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चों कमेंट आ रहे हैं सर सही है, चलिए ठीक है, देखते हैं। अब धातु की परिभाषा ध्यान दीजिएगा सब लोग। धातु देखिए, तो धातु की अगर हम परिभाषित करें यहाँ पे देखिए, तो धातु जो है ऐसे पदार्थ जिनके परमाणु अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। याद कर लीजिए, ऐसे पदार्थ जिनके परमाणु अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके परमाणु के बाह्यतम कोश में एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो धातु कहलाते हैं। धातु की पहचान क्या है? धातु की पहचान ध्यान सुनिएगा, धातु की मेन पहचान क्या है यहां पे हम बताने जा रहे हैं। देखिए, धातु की दो बातें होंगी, धनायन बनाने की प्रवृत्ति, धनायन बनाने की प्रवृत्ति। धातु की पहली जो नेचर है वो क्या होगी? धनायन बनाने की प्रवृत्ति। और दूसरा क्या होगा? ठीक है, बाह्य कोश में एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब लिथियम हो गया, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, 2,1। बेरिलियम हो गया 2,2। कैल्शियम हो गया 2,8,8,2। देखिए बाह्य कोश में आप देख रहे हैं कि एक और दो ही इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तीन भी मिल जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, तो इसका हो जाएगा 2,8,3, तो ये भी धातु है, ठीक है ना। तो धातुओं के बाह्य कोश में एक दो और तीन इलेक्ट्रॉन होती हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन, या तो दो इलेक्ट्रॉन, या तो तीन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एक तरीका इसका और भी है जिसके लास्ट में यम आ जाए, जैसे बेरिलियम, यम आ गया, लिथियम, यम आ गया, कैल्शियम, पोटेशियम, तो जिसके लास्ट में यम आ जाए वो धातु ही हुआ, और नहीं आया तो नहीं हो, ठीक है ना। तो देखिए, जिन ऐसे पदार्थ जिनके परमाणु के बाह्यतम कोश में एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन हो वो भी धातु कहे जा सकते हैं, और जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखें वो भी धातु कहे जा सकते हैं। कोई समस्या? इसका एक अपवाद है, देखिए, हाइड्रोजन धनायन देने के उपरांत भी अधातु कहा जाता है, क्योंकि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। यानी हाइड्रोजन का अपवाद है इसका। हाइड्रोजन धनायन होता है, धनायन होने के बाद भी अधातु कहा जाता है, क्योंकि इसके पास न तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, भाई क्यों नहीं है, देखिए हाइड्रोजन है, इसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर ये H+ बन गया तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या इसके पास? केवल प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन होता कहां पे है? नाभिक में। जब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ये विद्युत का चलन कैसे करेगा? तो इसीलिए हाइड्रोजन जो है
आपका माना क्या गया है, तो हाइड्रोजन माना गया है अधातु, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़े। चलिए, अभी बात चल रही थी कि अधिक क्रियाशील कौन है, कम क्रियाशील कौन है, तो वो बारी आ गई। अब देखिए, अब बात करें तो जो सबसे ऊपर वो सबसे अधिक क्रियाशील, और जो सबसे नीचे वो सबसे कम क्रियाशील। ठीक, तो इसमें देखिए दिया हुआ है सोना चांदी, और सबसे नीचे आता है प्लेटिनम। ठीक है, तो ये जो है आपके, ये हो गए कम क्रियाशील वाले। कौन वाले हो गए? कम क्रियाशील वाले। कोई दिक्कत? ठीक है, आप नीचे लिख सकते हैं पीटी, यानी प्लेटिनम भी लिख सकते थे। अब प्लेटिनम नॉर्मली किताबों में नहीं मिलता है, बट आप ध्यान दीजिएगा कि प्लेटिनम तो और भी ज्यादा वो हो जाएगा। ठीक है ना, प्लेटिनम, ये आ गया। ठीक, अब देखिए, अगर बात करें सोना, सॉरी, पोटेशियम और सोडियम, तो ये जो है, ये जो है ठंडे जल के साथ क्रिया कर लेते हैं। ठीक है ना, जो ये है ठंडे जल के साथ तेजी से क्रिया करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पोटेशियम और सोडियम ठंडे जल के साथ तेजी से क्रिया करते हैं। ठीक है, कैल्शियम जो है जल के साथ क्रिया करता है, बट धीमी क्रिया करता है, धीमे धीमे क्रिया करता है। ठीक है, मैग्नीशियम जो है गर्म जल के साथ क्रिया करता है। ठीक, और एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, अब बाकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये जल से क्रिया नहीं करते, ये जल से क्रिया नहीं करते। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, और इसका स्क्रीनशॉट जो है आप लोग ले लीजिए, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, हो जाएगा। अच्छा, इस टेबल को याद कैसे करें? देखिए, इसको याद करने का तरीका है, हम बता दे रहे हैं। देखिए, काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, पकाता है, कौन है आगे आओ। ठीक है ना, अब ये ट्रिक अगर आपको याद हो गया तो पूरा आपको टेबल याद हो जाएगा। ठीक है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। अब देखिए, काशी से के आ रहा है, तो के से आ गया पोटेशियम, नाथ तो नाथ से आ गया यन ए, का तो का से सी ए, सी ए आर कार, माली तो माली से यम तो आ ही जाएगा, तो आप समझ जाएंगे यम जी होगा, आलू तो आलू का ए, अल्लाह का यल, जरा तो जेड तो यन, फी तो एफ ई, के तो के का के आता है, के लिखना नहीं यहाँ पे। ठीक है ना, तो फी, और पकाता तो पी बी, और है तो है का हाइड्रोजन, और कौन तो कौन का सी यू, आगे तो आगे का ए जी यानी सिल्वर, आओ आओ का ए यू। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है, यही आपका क्रम है। ठीक है ना, तो ये सक्रियता का घटता हुआ क्रम है। अच्छा, लिथियम इसके और ऊपर होगा, लिथियम और क्रियाशील है। ठीक, तो ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम हट जाए। हो गया, चलिए ठीक है, नेक्स्ट। अब आगे आते हैं। अब देखिए, परीक्षा दृष्टि बहुत सारे प्रश्न यहां से कई प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनकी हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। अब देखिए कौन कौन से, देखिए पृथ्वी पर, ठीक है ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले 3 तत्व कौन से हैं? देखिए, फर्स्ट पे है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है, ठीक है, 49.9% होता है। ठीक है, सिलिकॉन, सिलिकॉन जो है 26% होता है। ठीक है, और एल्यूमिनियम जो है लगभग 7.3% होता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले में 3 नाम कौन है? सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद है सिलिकॉन, और सिलिकॉन के बाद कौन है? एल्यूमिनियम। लगभग 50% तो यही पाया गया। ठीक है, और लगभग आपका 26% ये पाया गया, और लगभग 7.3% पाया गया। ये फैक्ट आप याद कर लीजिए। ठीक,
इसके बाद मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाले 3 तत्व कौन है? तो यहां भी बाजी मारता है ऑक्सीजन। पहले पे आता है ऑक्सीजन, दूसरे पे आता है कार्बन और तीसरे पे आता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये देखिए ध्यान दीजिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हो गया। ठीक, कार्बन कितना है, देखिए ऑक्सीजन कितना है, तो लगभग ऑक्सीजन 65% है, कार्बन लगभग 18% है और हाइड्रोजन लगभग 10% है। ठीक, तो याद कर लीजिए। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, और मानव शरीर में तो ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्तमान में ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? तो 118 तत्व, 92 तत्व प्रकृति में तथा शेष 26 तत्व कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। ठीक है, तो 92 तत्व जो है प्राकृतिक रूप से मिल जाते हैं प्रकृति में, ऐसे 26 जो एलिमेंट हैं वो आर्टिफिशियल तरीके से लैब में तैयार किए गए हैं। ठीक है, हीरा तथा ग्रेफाइट कैसे तत्व हैं? तो ये अधात्विक हैं। अधात्विक का मतलब ये अधातु है। कैसे हैं? अधातु। और ये क्या है? तो ये कार्बन के अपर रूप है। तो ये अधात्विक है, यानी अधातु हैं और कार्बन के अपर रूप हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। अब आगे आते हैं। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उच्चतम ताप पर द्रव्य के परमाणु आयनित अवस्था में होते हैं क्या कहलाती है? प्लाज्मा अवस्था। ये पिछले वीडियो का प्रश्न आ गया। ठीक है, ऐसे तत्व जिनमें धातुओं अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं उपधातु। ठीक है, यानी ऐसे तत्व जिनके पास क्वालिटीज धातु वाले भी हों और अधातु वाले भी हों तो वो क्या कहलाएंगे? तो वो कहलाएंगे उपधातु। ठीक है, ये शुरू में भी बताए हैं, फिलहाल इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब कुल तत्वों में लगभग कितने प्रतिशत तत्व जो है धातु हैं? तो लगभग 80%। ठीक है, आर्सेनिक व एंटीमनी किस तरह के तत्व हैं? तो उपधातु। देखिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये उपधातु हो गया। ठीक, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? गैलियम। कौन सा? गैलियम यानी Ga। ठीक है, एक पारा Hg। कौन सा अधातु तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन, तो 35। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। द्रव्य की कौन सी अवस्था विद्युत की सुचालक होती है? प्लाज्मा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आइए पढ़ते हैं धातुओं के गुणधर्म। अब देखिए धातुओं के गुणधर्म की बात करें तो पहला है कि धातुएं सामान्यतः कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। भाई धातु आप लोगों ने जो भी देखा होगा कमरे के ताप पर ठोस ही तो देखा होगा। भाई आप बताइए, लोहा आप लोगों ने घर पे देखा है ठोस होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम के बर्तन देखे होंगे, ठोस देखे होंगे, स्टील के बर्तन देखे होंगे, ठोस देखे होंगे। ठीक है, तो ये जितनी भी आप चीजें देख रहे हैं, सोने के ज्वेलरीज देखे होंगे, ठोस देखे होंगे, प्लेटिनम और चांदी का भी देखा होगा, ठोस देखे होंगे। ठीक है, तो धातुएं सामान्यतः कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। ठीक है, अपवाद क्या है? तो मरकरी यानी पारा। पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसके जो अपवाद हैं, पारा, पारा का मतलब होता है Hg, परमाणु क्रमांक 80। ठीक है, चलिए याद हो गया। दूसरा पॉइंट है धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। कठोर का मतलब उनको आप इजिली दबा नहीं सकते, गीले मिट्टी की तरह। ठीक है, तो देखिए कठोर। लेकिन जो सोडियम है, पोटेशियम है, गैलियम है, सीजियम है और आपका मरकरी है, ये अत्यंत मुलायम धातुएं होती हैं। तो ये अपवाद के तौर पर आप लोग ध्यान में रखिएगा। मुलायम का मतलब ये है कि इनको हाथ से ही आप मोड़ के इनका आकार चेंज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, सोडियम तथा पोटेशियम इतने मुलायम धातु होते हैं कि इन्हें चाकू या नाखून से भी आप काट सकते हैं। ठीक है ना। आइए पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। 4, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, अन्यथा ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेती हैं। 5वां, गैलियम और सीजियम ऐसी धातुएं हैं जिन्हें हथेली पर रखने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है। 4था, सामान्यतः धातुओं में चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। अपवाद कौन है? लेड। तो लेड में जो है धात्विक चमक नहीं पाया जाता, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है
इनके पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं। अब ऐसे भी लोग हैं जिनमें नहीं पाया जाता, तो कौन कौन? पोटेशियम, सोडियम, लिथियम और मरकरी। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, मरकरी, ये ऐसे धातु हैं जिनमें जो है तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। तो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, मरकरी में नहीं पाया जाता, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? धातुओं को पीटने पर ये फैल जाती हैं, अर्थात धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। इसी गुण के कारण धातुओं के पतले पतले चादर बनाए जा सकते हैं। और लेकिन देखिए, जिंक हो गया, मरकरी हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम, इनको आप पीटेंगे ना तो ये बहुत मामूली से फैलते हैं, फिर टूटने लगते हैं। यानी इसमें जो है आघात वर्धनीयता का गुण जो है नहीं पाया जाता। देखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में अक्सर यही पूछता है, ठीक है। तो जिंक और मरकरी, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इनमें नहीं पाया जाता, ध्यान रखिएगा, और ये सब धातु हैं, ठीक है। नेक्स्ट, धातुओं के ऑक्साइड जो है क्षारीय होते हैं, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सब क्षारीय हैं। अपवाद कौन है? एल्यूमिनियम, टिन, जिंक, लेड, ये चार नाम याद कर लीजिए। एल्यूमिनियम, टिन, जिंक और लेड के जो ऑक्साइड होते हैं उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी का मतलब ये होता है कि इनके ऑक्साइड जो है बच्चों धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। धातु की तरह भी व्यवहार करते हैं और अधातु की तरह भी व्यवहार करते हैं, ठीक है ना। इतनी बातें हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट नंबर 8 क्या कह रहा है? सामान्यतः धातुएं विद्युत व उष्मा की सुचालक होती हैं। मतलब धातुओं में विद्युत और उष्मा दोनों का प्रवाह होता है, क्योंकि भाई इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो होता है। अब इसमें नहीं होता है तो लेड में और पारा में 9 के बराबर होता है। लेड और पारा में 9 के बराबर होता है। अच्छा, धातु में विद्युत एवं उष्मा की सुचालक होती है, सबसे ज्यादा किसमें होगा? सबसे ज्यादा होगा चांदी में। चांदी के बाद किसमें होगा? कॉपर में। कॉपर के बाद किसमें होगा? सोना में। और सोना के बाद किसमें होगा? एल्यूमिनियम में। तो ये आप जो है क्रम याद रखिएगा, ठीक है ना। सोना का मतलब हो जाएगा एल्यूमिनियम। सोना का मतलब क्या हो जाएगा? एयू। सोना का मतलब ए यू आरम, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये क्रम हो गया आपके चालकता का, ठीक है। नेक्स्ट है कि धातुओं को पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। धातुओं को पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं धात्विक ध्वनि। कोई समस्या? चलिए, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बातें क्या कही जा रही हैं? नेक्स्ट है कि अधातु ऐसे तत्व, देखिए अधातु में तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अधातु। अधातु के ध्यान रखिएगा कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, अधातु कहलाते हैं। अधातु के एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, बताने का आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। अब देखिए, जिनके बाह्यतम कोश में या तो 5 या तो 6 या तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी अधातु। अधातु को अंग्रेजी में कहा जाता है नॉन मेटल, यानी जो मेटल ना हो, ठीक ना। तो देखिए, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, तो बाह्य कोश में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है, तब भी वो क्या कहा जाएगा? अधातु कहा जाएगा, ठीक। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु एक बाह्यतम कोश में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अधातु कहलाते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे है अधातुओं के भौतिक गुण। अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अधातु जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब ठोस में कौन कौन सा होगा आप गिन लीजिए। देखिए, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, इतने ही हैं अधातु जो ठोस में पाए जाते हैं। द्रव में कौन पाए जाते हैं? केवल ब्रोमीन है। गैस में कौन कौन है आप गिन लीजिए। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और नाइट्रोजन जो है गैस अवस्था में पाए जाते हैं। तो हम देखिए ठोस, द्रव, गैस तीनों का जो है पूरा डाटा यहाँ पे इकट्ठा कर लिए हैं। दूसरा है अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती। देखिए, धातु चमक रहे थे, आप देखिए कि धातु चमक रहे थे, लेकिन अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती, शाइनिंग नहीं पाई जाती। लेकिन इसके अपवाद हैं। अपवाद कौन है? तो आयोडीन, हीरा, ग्रेफाइट। देखिए, आयोडीन चमकता है, व्हाइट कलर का होता है, ये चमकता है,
हीरा बताने की आवश्यकता नहीं है, हीरा में चमक पाई जाती है, ठीक है। और ग्रेफाइट भी थोड़ा बहुत लश्चर, लश्चर माने चमक, उसमें पाई जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर तीसरा कि अधातु जो है विद्युत व उष्मा के कुचालक होते हैं। जो अधातु होते हैं बच्चों, वो विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। इसके अपवाद की बात करें तो इसका अपवाद आ जाएगा ग्रेफाइट, ठीक। चौथा नंबर, अधातुएं धातु की तुलना में कम कठोर होती हैं। मतलब जैसे धातु कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, बट अधातु भी हार्ड होते हैं, उतने हार्ड नहीं होते जितने हार्ड क्या होते हैं, धातु होते हैं। क्या समझे आप लोग? मतलब अधातु कम कठोर होते हैं धातु की तुलना में, ठीक है ना। धातु ज्यादा कठोर होते हैं, अधातु कम कठोर होते हैं। लेकिन इसका भी एक अपवाद है। अपवाद कौन है? हीरा। हीरा सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। ध्यान रखिएगा, हीरा सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है ना। इसके आगे बात करें तो अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। यानी अधातुओं को अगर आपको द्रव में बदलना हो तो ये इजिली जो है हो जाते हैं, क्योंकि इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। लेकिन इसका भी अपवाद की बात करें तो ग्रेफाइट और हीरा जो है इसके अपवाद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, अर्थात इनके तार नहीं बनाए जा सकते। यानी अधातु में जब तन्यता का गुण है ही नहीं, तो यानी खींच के लंबाई कहां से बढ़ा पाएंगे? जब खींच के लंबाई नहीं बढ़ा पाएंगे तो इसके तार भी नहीं बनाए जा सकते। तो ध्यान रखिएगा कि अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, अर्थात इनके तार नहीं बनाए जा सकते, ठीक है ना। 6 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो अधातुओं के घनत्व धातु की तुलना में कम होते हैं। तो घनत्व भी कम होगा क्योंकि कठोर कम होते हैं। नेक्स्ट है, अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता, अर्थात अधातुओं के पतले पतले सीट नहीं बना सकते। अधातु को जब हथौड़े से पीटेंगे ना, जब अधातु को हथौड़े से पीटेंगे तो वो टुकड़ों में टूट जाते हैं। यानी अधातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अधातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है। ये भंगुर होते हैं, पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है 9 कि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। देखिए, अ से अधातु और अ से अम्लीय, तो अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय, अ से अधातु और अ से अम्लीय। तो अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय, तो बचा क्या? धातु। बचा क्या? क्षारीय। तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय, अधातुओं का ऑक्साइड क्षारीय। कोई समस्या? ठीक है ना। तो ये सभी क्या है आपके हो गए अम्लीय। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जल, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये जो है उभयधर्मी होते हैं, ठीक है ना। ये उभयधर्मी होते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये धातु और अधातु के जो है गुण धर्म आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इसमें जो है देखिए, इन सब का आप प्रॉपर नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। इन सब का आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज और जो है आपको ध्यान देना है, सबसे अधिकतम और सबसे न्यूनतम, ठीक है ना। कौन सी चीजें सबसे अधिकतम है और कौन सी चीजें सबसे न्यूनतम है, ये भी आपको बातें ध्यान में रखनी है। अब देखिए, तत्वों के कुछ उच्चतम व न्यूनतम गुण। अब जैसे पहला है सबसे हल्का तत्व, तो सबको पता है कि सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन। तो सबसे हल्का तत्व हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है ना। दूसरा है सबसे भारी तत्व, सबसे भारी तत्व भी आपको याद रखना है, ठीक है ना, ऑस्मियम। और सबसे हल्की धातु, तो हल्की धातु में आती है लिथियम। और द्रव धातु में आती है मरकरी। और द्रव अधातु में आती है ब्रोमीन। और सबसे अच्छा सुचालक तो चांदी। और चांदी के बाद तांबा। और तांबा के बाद तब आता है सोना। और सबसे अच्छा अधात्विक चालक कौन है? तो ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है ये अधात्विक चालक है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखा जाए, अब देखिए इसमें और भी पॉइंट्स हैं कि सबसे अधिक तन्य व आघात वर्धनीय धातु, यानी सबसे ज्यादा उसको ताना भी जा सके और सबसे ज्यादा उसको पीट कर फैलाया भी जा सके। तो ये क्वालिटी जो है किसके पास होती है? गोल्ड की। गोल्ड भी है, इसके बाद आपका जो है सिल्वर भी है।
तो गोल्ड जो है इस पे बेस्ट होता है, सिल्वर सेकंड पे आता है, ठीक है ना। सबसे क्रियाशील धातु कौन है, तो सीजियम। सीजियम जो है सबसे क्रियाशील धातु है, ध्यान में रखिएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, फ्लोरीन, ठीक है। क्रम याद कर लीजिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सॉरी लिखते हैं, देखिए, तो फ्लोरीन, ये फोन क्लीवर सिंह, तो FONCLBRSIH, ये क्रम याद कर लीजिए। सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, तब ऑक्सीजन का, तब नाइट्रोजन का, तब क्लोरीन का, तब ब्रोमीन का, तब सल्फर का, तब आयोडीन का, और फिर आपका हाइड्रोजन का। तो फोन FON, क्ली तो CL, वर तो BR, और सिंह SIH। तो फोन क्लीवर सिंह अगर आपको याद है तो ये जो है क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम हो जाएगा अधातुओं का। नेक्स्ट है उच्चतम आयनन विभव वाला तत्व, हीलियम। निम्नतम आयनन विभव वाला तत्व, सीजियम। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व, क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व, फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, फ्लोरीन। सबसे प्रबल अपचायक, लिथियम, ठीक है ना। सबसे प्रबल अपचायक कौन हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, ठीक है ना। अब सबसे विषैला धातु कौन है, तो सबसे विषैला धातु जो है प्लूटोनियम है, Pu-94। और सबसे अधिक गलनांक वाली धातु की बात करें तो कौन है, टंगस्टन, ठीक है। तो सबसे अधिक गलनांक वाली धातु कौन है, टंगस्टन है। और टंगस्टन का सिंबल क्या होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, टंगस्टन का सिंबल W, लिथियम का Li, क्लोरीन का Cl, फ्लोरीन का F, सीजियम का CS, हीलियम का He, ये सबको पता है, ठीक है। तो इतनी बातें हमारे हिसाब से आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास बेहतर लगा होगा और कहीं ना कहीं ये क्लास आपके नॉलेज को जरूर इंक्रीज करेगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो में, धन्यवाद।